everyone, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the Law Ed channel. In this video, we are going to discuss the MCQs of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम. As you all know, from the 1st of July हमारा नया क्रिमिनल लॉज को लागू कर दिया गया है और अब से किसी भी एग्जाम में जहां पर भी हमारे पुराने क्रिमिनल लॉज पूछे जाते थे, उम्मीद की जा रही है कि उन जगहों पर अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी पूछे जाएंगे. और आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जाम के सिलेबस में भी चेंजेस किए गए हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब हमारे सिलेबस में ऐड कर दिया गया है. इसीलिए सारे एमसीक्यूज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. आप ध्यान में रखें कि लास्ट ईयर अराउंड 52% स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और हमें उन गलतियों को बिल्कुल नहीं करना है. हमें सारे एमसीक्यूज करने हैं. हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम गिव्स द प्रिविलेज टू द कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज? इज इट सेक्शन 122, सेक्शन 126, सेक्शन 128 और इज इट सेक्शन 129 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023? बात करी जा रही है प्रिविलेज के बारे में जो कि हमें कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज मिलती है और इस प्रिविलेज को हम पा सकते हैं या इस प्रिविलेज के बारे में दिया गया है अंडर सेक्शन 128 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम. दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेक्शन ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम गिव्स द प्रिविलेज टू द ऑफिशियल कम्युनिकेशन? यहां पर बात हो रही है ऑफिशियल कम्युनिकेशन के बारे में. ऑलराइट, और इसके बारे में बात करी गई है इनमें से किस सेक्शन में? इज इट सेक्शन 130 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सेक्शन 131 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इज इट सेक्शन 132 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इज इट सेक्शन 133 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम? एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1. That is option A. It means section 130 of the Bharatiya Saksh Adhiniyam gives the privilege to the official communication. Our next question is, the term leading question has been defined under which section of the Bharatiya Saksh Adhiniyam? Leading question की definition पूछी जा रही है. Is it section 144 of the Bharatiya Saksh Adhiniyam? Is it section 141 of the Bharatiya Sakshi Adhiniyam? Option C, section 146 of the Bharatiya Sakshi Adhiniyam or is it section 150 of the Bharatiya Sakshi Adhiniyam? The definition of the leading question has been given under which section? And the correct answer to this question is option C, that is section 146 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम talks about the leading question. और हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 141 में लीडिंग क्वेश्चन के बारे में बात करी गई थी. ओके, डेफिनेशन ऑफ लीडिंग क्वेश्चन हम देख रहे हैं सेक्शन 146 में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच क्वेश्चन शैल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनिंग अ विटनेस? विटनेस को एग्जामिन करते वक्त हम इनमें से किस तरह की क्वेश्चंस को नहीं पूछ सकते हैं? इज इट ऑप्शन ए, विच इज इंटेंडेड टू इंसल्ट? इज इट ऑप्शन बी, विच इज इंटेंडेड टू अनॉय? इज इट ऑप्शन सी, विच अपीयर्स नीडलेसली ऑफेंसिव? और इज इट ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव? एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी option D, that is all of the above. Our next question is, what is not true? इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है? ऑप्शन A, witness may be cross-examined as to previous statement in writing. Option B, leading questions may be asked in the cross-examination. Option C, person called to produce document can be cross-examined, or is it option D, that is party calling the witness may cross-examine him with the permission of the court? What is not true यहाँ पर पूछा गया है.
And the correct answer to this question is option C. That is, person called to produced document can be cross-examined. ये गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज जिस पर्सन को हम डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुला रहे हैं उसे हम क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते हैं unless we call that person as a witness. The next question is, the principle falsus in uno falsus in omnibus. ये किस तरह का प्रिंसिपल है? Is it a rule of law? Is it a rule of caution? Is it not applicable in India? Or option D, that is both B and C. Principle in uno, falsus in uno, falsus in omnibus. तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज बोथ बी एंड सी. मतलब जो हमारा प्रिंसिपल है falsus in uno, falsus in omnibus is a rule of caution and also it is not applicable in India. The next question is, भारतीय साक्ष्य अधिनियम consist of which of the following? Option A, ordinary rules of reasoning. Option B, legal rules of evidence. Option C, rules of logic. Or is it option D, that is all of the above? पूछा जा रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम consist of which of the following? And the correct answer to this question will be option B, that is legal rules of evidence. हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लीगल रूल्स ही तो हमें बताए गए हैं कि हम एविडेंस किस तरह से लेंगे, कौन सी चीजों को हम एविडेंस बोलेंगे, कौन सी चीजें रेलेवेंट एविडेंस होती है, कौन सी चीजों को हम एविडेंस नहीं मान सकते हैं. तो दीज आर द लीगल रूल्स. The next question is, which of the following is not defined under section 2 clause 1 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम? See, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसके क्लॉज 2 में सेक्शन 2 के क्लॉज 1 में सारी डेफिनेशंस दी हुई है. ठीक है, तो पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है उसमें. इज इट एविडेंस, कोर्ट, डॉक्यूमेंट या कन्फेशन? कौन सी डेफिनेशन नहीं दी गई है? एविडेंस की डेफिनेशन हमें मिलती है बीएसए में, कोर्ट की भी डेफिनेशन मिल रही है हमें बीएसए में, डॉक्यूमेंट की भी डेफिनेशन मिल रही है, लेकिन कन्फेशन की डेफिनेशन हमें नहीं मिलती है. इन द पूरे के पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ही कहीं कन्फेशन की डेफिनेशन नहीं दी है. इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. एंड बीएसए मैंने जहां जहां लिखा है ध्यान रखिएगा, दैट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम. ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फैक्ट्स कैन बी physical facts, psychological facts, both physical and psychological facts, or is it option D, that is none of the above? Facts के बारे में पूछा जा रहा है. Facts किस तरह के हो सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज फैक्ट्स कैन बी फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल. और इसे हम बेंथमाइट रूल भी कहते हैं, या बेंथम्स ने ये बात कही थी कि जो फैक्ट्स होते हैं उसे हम फिजिकल फैक्ट एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. ऑलराइट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच सेक्शन ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रोवाइड द रिपील्स एंड सेविंग्स प्रोविजन? रिपील एंड सेविंग का प्रोविजन डाल दिया गया है हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम. इसे कौन से सेक्शन में डाला गया है? इज इट सेक्शन 165 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम? इज इट सेक्शन 167 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम? इज इट सेक्शन 169 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम? और इज इट सेक्शन 170 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम? हम बात कर रहे हैं रिपील्स एंड सेविंग्स के बारे में. So the correct answer to this question is option D, that is section 170 talks about the repeals and savings. ठीक है, और ये लास्ट सेक्शन है ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम. ओके, टोटल हमारे पास 170 सेक्शंस हैं. इसे इन्फोर्स करा गया था ऑन 1 जुलाई 2024 और इसे अडॉप्ट करा गया था 25 दिसंबर 2023.
and Bharatiya Saksh Adhiniyam is the 47th Act of 2023. These are some of the basic things which you must know because हमारे ऑल इंडिया बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम और बाकी जो जितने भी न्यू क्रिमिनल लॉज हैं इसे पहली बार हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं AIB के सिलेबस में, तो आप मान के चलिए कि बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाने वाले हैं. The next question is question number 36. Section 169 of the Bharatiya Saksh Adhiniyam says that option A, no new trial for improper admission or rejection of evidence. Option B, using as evidence of document production of which was refused on notice. Option C, judge's power to put questions or order of production. Or is it option D, none of the above? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेक्शन 169 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इनमें से कौन सी बातें करी गई है. So the correct answer to this question is option A. That is, section 169 of BSA says that no new trial for improper admission or rejection of evidence to be done. The next question is, the provisions regarding refreshing the memory has been given under which section of the Bharatiya Saksh Adhiniyam? बोला जा रहा है रिफ्रेशिंग द मेमोरी का प्रोविजन इनमें से कौन से सेक्शन में दिया हुआ है. अगर आपको याद होगा इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन, तो उसके सेक्शन को अकॉर्डिंग सेक्शन 159 में हम देखा करते थे रिफ्रेशिंग मेमोरी का कंसेप्ट. लेकिन जहां हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में, तो इसमें हम सेक्शन 162 में, दैट मीन्स ऑप्शन डी में, हम रिफ्रेशिंग द मेमोरी का प्रोविजन देख सकते हैं. Our next question is, the court may forbid, okay, may forbid यहाँ पूछा जा रहा है, the court may forbid indecent and the scandalous questions under which section of the Bharatiya Saksh Adhiniyam? Indecent and scandalous questions को court forbid कर सकती है. तो according to which of the following sections? Is it section 151 of the Bharatiya Saksh Adhiniyam? Section 152 of the Bharatiya Saksh Adhiniyam? Is it section 153 of the Bharatiya Saksh Adhiniyam? Or is it section 154 of the Bharatiya Saksh Adhiniyam? The court may forbid indecent and scandalous questions. And the correct answer to this question is option D. That is, in section 154, this has been written that the court may forbid indecent and scandalous questions. The next question is, the provision that the court shall forbid questions intended to insult or annoy has been provided under which section of the Bharatiya Saksh Adhiniyam? यहाँ पे कोर्ट शैल फॉरबिड कर रही है कुछ क्वेश्चंस को. किस तरह के क्वेश्चंस को? जो कि इंटेंड करते हैं टू इंसल्ट और अनॉय. इंसल्ट और अनॉय के मामले में हम शैल फॉरबिड करते हैं. ओके, और इसे कौन से सेक्शन में दिया गया है? इज इट सेक्शन 153, 155, सेक्शन 157 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और इज इट सेक्शन 159 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम? The court shall forbid the questions which are intending to insult or annoy. And the correct answer to this question will be option B, that is section 155 of the Bharatiya Saksh Adhiniyam provides that the court shall forbid the questions which are intending to insult or annoy. The next question is, under the Bharatiya Saksh Adhiniyam, facts means, फैक्ट का क्या मतलब होता है अंडर दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम? डज इट मीन फैक्टम प्रोबैंडम? डज इट मीन फैक्टम प्रोबैंस? डज इट मीन बोथ फैक्टम प्रोबैंडम एंड फैक्टम प्रोबैंस? और इज इट नन ऑफ द अबव? भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अकॉर्डिंग फैक्ट का क्या मतलब होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी. फैक्ट का मतलब होता है फैक्टम प्रोबैंडम एंड फैक्टम प्रोबैंस. Our next question is,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्ट? इनमें से कौन सा फैक्ट है? सीमा सेड, सीमा ने कोई बात कही। पंकज सॉ, पंकज ने कुछ देखा। राम लाइड, राम ने झूठ बोला। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा ऑप्शन फैक्ट है यहाँ पर? एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट। ये सारी ही चीजें फैक्ट्स हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज whether a weapon is a deadly weapon. क्या कोई वेपन एक डेडली वेपन है? ये क्या है? क्या ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट विटनेस है, या फिर ओपिनियन ऑफ द जज है? वेदर अ वेपन इज अ डेडली वेपन, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट मीन्स इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a fact as per the भारतीय साक्ष्य अधिनियम? इनमें से कौन सी चीजें फैक्ट नहीं है as per the भारतीय साक्ष्य अधिनियम? Is it mental condition, state of things, relation of things, या फिर none of the above? पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा फैक्ट नहीं है, and the correct answer to this question will be option D, that is none of the above. ये सारी चीजें which of the following is not a fact पूछा जा रहा है, तो none of the above is the true option. The next question is the term document has been defined under which section of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम? तो आपको जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दिए हुए हैं, ये सारे डेफिनेशंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेक्शन 2(1) के ए से शुरू होकर एल तक जितने भी डेफिनेशन है, सारे डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, बिकॉज जो हमारा कंसेप्ट है वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जो हमने एविडेंस एक्ट में पढ़ा था। आपको यहाँ पर सेक्शन नंबर ही तो याद करने हैं बस। तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन किस में दी हुई है? इज इट ऑप्शन ए सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, इज इट सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, और इज इट सेक्शन 2 clause 1 subclause D, or is it option D, that is section 2 clause D? डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पूछी जा रही है, डॉक्यूमेंट डी से स्टार्ट होता है, तो आप याद कर लीजिए कि इसका सही आंसर हो जाएगा सेक्शन 2 clause 1 सब क्लॉज डी। जहां डी दिया रहेगा वहां डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी हुई है, जहां ई दिया रहेगा वहां एविडेंस की डेफिनेशन दी हुई है। ये दो तो आपको अभी याद हो गए। The next question is fact bearing upon opinions of expert is relevant as per which section of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम? Facts bearing upon opinions of expert, ऐसे फैक्ट की यहाँ बात हो रही है जिन फैक्ट के बेसिस पर ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं एक्सपर्ट, तो वो फैक्ट्स रेलेवेंट हो जाते हैं। हमें पता है वो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग रेलेवेंट होते हैं। इज इट सेक्शन 39 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम? Is it section 40 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम? Is it section 45 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम? Or is it section 41 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम? Facts bearing upon opinions of expert पूछा जा रहा है। And the correct answer to this question will be option B, that is section 40 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम provides that the fact bearing upon opinions of expert is a relevant fact. The next question is, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको देने वाली हूँ। तो क्वेश्चन 46 ये है कि कैरेक्टर अफेक्टिंग डैमेजेस इज रेलेवेंट। हमें पता है कैरेक्टर अफेक्टिंग डैमेजेस रेलेवेंट होता है सिविल केसेस के मामलों में, और ये बात कौन से सेक्शन में करी गई है? इज इट सेक्शन 50 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सेक्शन 55 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, is it section 57 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम, or is it section 51 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम? Character affecting damages is relevant in civil cases. तो इसका सही आंसर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ।
सो स्टे ट्यून्ड। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जो लोग भी AIBE का एग्जाम देने वाले हैं, जितने भी बच्चे, उन सभी के लिए ये सारे लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अभी मैं MCQs करवा रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रही हूँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो ऑल इंडिया बार एग्जाम में आ सकता है। और आपके लिए प्लस पॉइंट ये हो गया है कि आपके पास अभी और ज्यादा टाइम है, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है प्रिपरेशन के लिए। तो आप बहुत ही अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।